युद्ध का नियम टूट गया था। ठीक है, अब इसमें आती है कि समाप्ति के बाद इस युद्ध, जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो समाप्ति के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर की गद्दी पर किसको बिठा दिया था? परीक्षित को। ठीक है, और जो परीक्षित था वो कौन? फ्यूचर ब्राइट विद काजल। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने जाएंगे वो है हरियाणा में लड़े गए ऐतिहासिक युद्ध। यहाँ से एग्जाम में काफी बार क्वेश्चंस पूछा जाता है और जितने भी हरियाणा में ऐतिहासिक युद्ध लड़े गए हैं आज इस वीडियो में हम वो सभी कवर करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हरियाणा में जो ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था वो कौन सा था। तो फर्स्ट नंबर पर जो था वो था महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध। ठीक है, महाभारत तो आप सबको पता होगा कि महाभारत का युद्ध कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था, कितने दिन तक चला था। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, महाभारत का युद्ध। ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ था? ये हमारे कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, आप साथ साथ नोट्स बनाइएगा क्षेत्र में। ठीक है, और जो ये युद्ध था महाभारत का, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये युद्ध किसके ऊपर, ये युद्ध जो है ये किसका प्रतीक माना जाता है? तो जो ये युद्ध है ये अधर्मों के आधार पर धर्म की जीत का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो जो ये युद्ध है ये क्या है, कौन सा युद्ध था? अधर्म के ऊपर धर्म की जीत का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अधर्म के ऊपर धर्म की जीत का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, जो ये युद्ध था ये कितने दिन तक चला था? ये 18 दिन तक चला था। 18 दिन तक ये चला था। ठीक है, 18 दिन तक ये लड़ा गया था। अब इसमें आते हैं, आप सबको पता होगा ये युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था पांडवों और कौरवों के बीच। पांडवों और कौरवों के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है, ये युद्ध कौरव और पांडवों की जीत हुआ था, जिसमें पांडवों की जीत हो गई थी और कौरव हार गए थे। ठीक है, इस युद्ध का जो नियम था वो 13वें दिन ही टूट गया था। ठीक है, इस युद्ध का ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महाभारत के युद्ध का नियम कौन से दिन टूट गया था? तो ये टूट गया था 13वें दिन। ठीक है, 13वें दिन युद्ध का नियम टूट गया था। ठीक है, अब इसमें आती है कि समाप्ति के बाद इस युद्ध, जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो समाप्ति के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर की गद्दी पर किसको बिठा दिया था? परीक्षित को। ठीक है, और जो परीक्षित था वो उनका बेटा था। ठीक है, तो अब इसमें आप लिखेंगे कि समाप्ति के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर की गद्दी पर परीक्षित को बिठा दिया था। ठीक है, परीक्षित को बिठा दिया। ठीक है, अब जो ये परीक्षित था ये कौन था? ये अभिमन्यु का बेटा था, अभिमन्यु का पुत्र। ठीक है, कौन था? परीक्षित, जो कि हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठा था महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद। ठीक है, पांडव अपने जंगल में चले गए थे तो हस्तिनापुर की गद्दी पर कौन बैठा था? ये परीक्षित को बिठा दिया था। ठीक है, अब जब परीक्षित यहाँ पर बैठा तो कलयुग का प्रारंभ यहीं से हो गया था। ठीक है, जब ये परीक्षित को गद्दी पर बिठाया गया तो कलयुग का प्रारंभ यहीं से हो गया था। तो ये भी नोट कीजिएगा, कलयुग का प्रारंभ यहीं से हो गया था। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है जो यहाँ पे मैं आपको करवाने वाली हूँ। यहाँ से एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। तो अब इसके अंदर क्या आता है कि अगर ये पूछ ले कि महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया था, मेनली HSSC जो मानती है वो मानती है कि 900 BC में इसको लड़ा गया था। ठीक है, ये जो महाभारत का युद्ध हुआ था 900 BC में लड़ा गया था और HSSC यही मानती है। तो अब हमारा फर्स्ट युद्ध यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, यही से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट युद्ध की बात करते हैं, तो नेक्स्ट युद्ध इसके अंदर आता है हांसी का युद्ध। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हांसी का युद्ध। ठीक है, अब हांसी के युद्ध में क्या था? तो हांसी का युद्ध जो था ये कब शुरू हुआ था? ये 1037 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, लड़ा गया था 1037 ईस्वी में ये लड़ा गया था। और ये किस किस के बीच युद्ध हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था किसके बीच? मैसूद के बीच वर्सेस तोमर के। ठीक है, तोमर। तो मैसूद का जो शासक था वो कौन था? वो था महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी। और जो तोमर वंश से था वो कौन था? कुमारपाल। ठीक है, कुमारपाल देव और महमूद गजनवी के बीच ये युद्ध
लड़ा गया था। ठीक है, कब लड़ा था? 1037 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसके अंदर मैसूद की तो जीत हो जाती है और जो ये तोमर वंश का कुमारपाल देव था ये हार जाता है। ठीक है, बस आपको यही चीज इसमें याद रखनी है। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हांसी का युद्ध कब लड़ा गया, किन के बीच लड़ा गया? मैसूद और तोमर वंश के बीच लड़ा गया था। ठीक है, मैसूद और तोमर वंश से कौन शासक रहे थे वो बता देना, और फिर जीत किसकी हुई थी? मैसूदों की जीत हुई थी और तोमर हार गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने थर्ड युद्ध के बारे में, तो यहीं पर हम अपना थर्ड युद्ध भी कर लेते हैं कवर। ठीक है, तो थर्ड युद्ध इसमें आता है हमारा थानेसर की लड़ाई। ठीक है, अब ये जो थानेसर की लड़ाई है ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1043 ईस्वी में। ठीक है, 1043 ईस्वी में थानेसर की लड़ाई हुई थी। किन किन के बीच हुई थी? तो जो ये हुई थी, ये एक तो थे मदूद। ठीक है, मदूद वर्सेस कुमारपाल देव के बीच, कुमारपाल देव के बीच। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो कुमारपाल थे वो तोमर वंश के शासक थे। ठीक है, और मदूद के बीच जीत यहाँ पे किसकी हो जाती है? तो यहाँ पर जीत होती है कुमारपाल देव की। ठीक है, और मदूद इसमें हार जाते हैं। बस इसका भी आपको यही चीज याद रखनी है। थानेसर की लड़ाई 1043 ईस्वी में हुई थी, मदूद वर्सेस कुमारपाल देव के बीच। ठीक है, और यहाँ पर जीत किसकी होती है? कुमारपाल देव की। अब अपना नेक्स्ट युद्ध देखते हैं। 4th नंबर का युद्ध है वो है तराइन का युद्ध। ठीक है, कौन सा आता है? तराइन का फर्स्ट युद्ध। तराइन के भी 3 युद्ध हुए थे, तो अब हम फर्स्ट युद्ध की बात कर रहे हैं, तराइन का फर्स्ट युद्ध। ये कब लड़ा गया था और किन किन के बीच लड़ा गया था? तो जो ये तराइन का युद्ध था ये 1191 ईस्वी में इस युद्ध को लड़ा गया था। और ये किन किन के बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, कई बार इसको पृथ्वीराज तृतीय भी बोल देते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई थी और मोहम्मद गोरी हार गया था। ठीक है, मोहम्मद गोरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई थी। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का साथ किसने दिया था इस युद्ध में? तराइन के फर्स्ट युद्ध में, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान का जो साथ दिया था तराइन के फर्स्ट युद्ध में वो दिया था अनंगपाल। यहाँ से इसके साथ 3 लोग और थे, 3 व्यक्ति और थे। कौन कौन थे? सबसे पहले था अनंगपाल। ठीक है, साथ में दूसरे नंबर पे जो थे वो थे गोविंद राय। ठीक है, और 3rd नंबर पर जो थे वो थे जयचंद। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? तराइन का फर्स्ट युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। ठीक है, मोहम्मद गोरी कौन था? ये अफगानिस्तान का राजा था। मोहम्मद गोरी जो था ये अफगानिस्तान का राजा था। ठीक है, अफगानिस्तान का ये राजा था मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, मोहम्मद गोरी यहाँ पे हार जाता है। अब नेक्स्ट जो आता है तराइन का सेकेंड युद्ध। ठीक है, तराइन का 5th नंबर पे युद्ध आता है तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? इसी से अगले साल 1192 ईस्वी में। ठीक है, ये भी किस किस के बीच हुआ था? ये भी फिर से किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है, वर्सेस किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी। अब यहाँ पर मोहम्मद गोरी का साथ देता है जयचंद। ठीक है, जयचंद यहाँ पर मोहम्मद गोरी का साथ देता है और पृथ्वीराज चौहान का साथ देता है गोविंद राय। ठीक है, अब ये क्या हो जाता है कि जो मोहम्मद गोरी होता है ये यहाँ पर मोहम्मद गोरी की तो यहाँ पर जीत हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर हार जाता है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं अपने नेक्स्ट युद्ध की, जो तराइन का तीसरा युद्ध है। ठीक है, तो तराइन का 3rd युद्ध देख लेते हैं अब हम। 6 नंबर का युद्ध है ये और तराइन का 3rd युद्ध जाएगा। ठीक है, तो तराइन का तीसरा युद्ध, ठीक है, ये कब लड़ा गया था तराइन का तीसरा युद्ध? तो ये लड़ा गया था 1215 ईस्वी में। ठीक है, तराइन का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1215 ईस्वी में। अब ये किस किस के बीच ये युद्ध लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था एल्दोस के बीच, एल्दोस वर्सेस इल्तुतमिश के बीच। ठीक है, इल्तुतमिश के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, यहाँ पर एल्दोस की हार हो जाती है और इल्तुतमिश जीत जाता है। ठीक है, अब जो यहाँ पर ये इल्तुतमिश है ये कौन था? तो ये ऐबक का दामाद था। ठीक है, ऐबक का दामाद, और ये गुलाम वंश के शासक रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें हम नेक्स्ट युद्ध की बात करते हैं। अब इसमें आता है 7th नंबर पर जो युद्ध है वो आता है पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध आता है। ये कब लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध? तो ये लड़ा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। ये कब लड़ा गया था? ये 21 अप्रैल 1526 में ये लड़ा गया था। क्या? पानीपत का
प्रथम युद्ध। ठीक है, किस किस के बीच ये लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के बीच। ठीक है, बाबर के बीच, और यहाँ पर बाबर की जीत हो जाती है, इब्राहिम लोदी यहाँ पर हार जाता है। ठीक है, और इसी युद्ध के दौरान बाबर ने क्या किया था? अपनी पत्नी की याद में काबुली बाग और काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, निर्माण करवाया था। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई कि बाबर ने अपनी पत्नी की याद में काबुली बाग और काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब नेक्स्ट युद्ध देखते हैं, पानीपत का सेकंड युद्ध। ठीक है, अब यहाँ आता है 8 नंबर पर अपना पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक है, दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 5 नवंबर 1556 को ये लड़ा गया था। ठीक है, किस किस के बीच लड़ा गया था? तो ये अकबर वर्सेस हेमू के बीच लड़ा था। अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था? तो वो हो जाएगा बैरम खां। ठीक है, बैरम खां अकबर की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे और बैरम खां की यहाँ पर जीत हो जाती है, हेमू इस युद्ध में हार जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि जो हेमू है इसकी हत्या किसने की थी? तो हेमू की हत्या की थी बैरम खान ने। ठीक है, बैरम खान ने हेमू की हत्या करी थी और इसकी गिरफ्तारी किसने करवाई थी? तो गिरफ्तारी हेमू की किसने करवाई थी? तो वो हो जाएगी शाह कुली खान ने। ठीक है, शाह कुली खान द्वारा हेमू की गिरफ्तारी की गई थी। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं, नेक्स्ट अपना युद्ध आ जाता है पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? वो लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 में। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया 14 जनवरी 1761 में। किस किस के बीच ये युद्ध लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था अफगान वर्सेस मराठों के बीच। ठीक है, अफगान वर्सेस मराठों के बीच लड़ा गया था। अफगान की तरफ से कौन था? तो अफगान की तरफ से अहमद शाह अब्दाली था। ठीक है, और मराठों की तरफ से कौन था? तो मराठों की तरफ से था सदाशिव राव भाऊ। ठीक है, सदाशिव राव भाऊ मराठा की तरफ से था। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें एक चीज और आती है कि जो ये सदाशिव राव भाऊ है, ठीक है, इसके नाम से मराठा विश्व राव ये कालाअंब पर्यटन स्थल है। ठीक है, कालाअंब में, तो आप लिखिएगा मराठा विश्वास राव कालाअंब पर्यटन स्थल। ठीक है, यानी कि कालाअंब में कौन सा पर्यटन स्थल है? मराठा विश्वास राव। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि अफगान की तरफ से जो अहमद शाह अब्दाली लड़ रहा था युद्ध, तो इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हो जाती है और मराठा यानी कि सदाशिव राव भाऊ यहाँ पर हार जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं, अब जो मेन आता है इसके अंदर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में जरूर वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट अपना आता है 1857 की क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट 10th नंबर पे हो जाएगा 1857 की क्रांति। ठीक है, ये कब हुई थी 1857 की क्रांति? इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो ये हो गई थी 10 मई 1857 को। ठीक है, कहां से हुई थी इसकी शुरुआत? अंबाला से, अंबाला छावनी से इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अंबाला छावनी से 1857 की क्रांति की युद्ध की शुरुआत हुई थी। ठीक है, कहा जाता है कि उस टाइम जो अंबाला छावनी का जो डिप्टी कलेक्टर था, ठीक है, डिप्टी कलेक्टर, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के दौरान अंबाला छावनी का डिप्टी कलेक्टर कौन था? तो वो हो जाएगा टीडी फोर्सिथ। ठीक है, टीडी फोर्सिथ। अब इसमें आता है कि अंबाला छावनी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? अंबाला छावनी की स्थापना तो 1843 में। ठीक है, अब इसमें आता है कि शुरुआत इसकी 10 मई 1857 अंबाला छावनी से हो गई थी, लेकिन ये सफल नहीं रही थी। क्यों नहीं रही थी सफल? क्योंकि एक श्याम सिंह नाम का एक व्यक्ति था जिसने अंग्रेज अधिकारियों को सूचना दे दी थी कि क्रांति की शुरुआत यहाँ से की जा रही है। ठीक है, तो श्याम सिंह जो है, ठीक है, मेन पॉइंट यहाँ भी आता है कि श्याम सिंह एक गद्दार व्यक्ति माना जाता है। ठीक है, गद्दार व्यक्ति माना जाता है कि कौन? श्याम सिंह। क्यों? क्योंकि इसने अंग्रेजों को सूचना दे दी थी कि यहाँ पर अंबाला छावनी से ही यहाँ से क्रांति की शुरुआत हो रही है। ठीक है, अब इसमें बात आता है कि ये हमारी सफल क्रांति नहीं रही थी जो 10 मई 1857 को अंबाला छावनी से शुरू हुई थी। ठीक है, अब इसमें आता है कि जो सफल क्रांति हुई थी, सफल क्रांति, तो वो कब हुई थी? वो 13 मई 1857 को हुई थी। कहां से इसकी शुरुआत हुई थी? तो शुरुआत इसकी हुई थी गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम से इसकी शुरुआत हुई थी। और अगर बात करें कि गुरुग्राम में जो डिप्टी कलेक्टर था, ठीक है, डिप्टी कलेक्टर जो था गुरुग्राम में वो कौन था? वो विलियम फोर्ड थे। ठीक है, विलियम फोर्ड।
ठीक है, तो 1857 की क्रांति की जो सफल शुरुआत हुई थी क्रांति की, वो 13 मई 1857 को हुई थी गुरुग्राम से। ठीक है, अब इसमें बात आता है कि जो ये 1857 की क्रांति थी ये 1 महीने में फैली थी। 1 महीने में ये क्रांति सारी जगह फैल गई थी, सारी जगह फैल गई थी। ठीक है, अब ये 1 महीने में जो क्रांति थी कहाँ कहाँ फैली थी हम वो देखेंगे, और साथ में वहां से किन किन लोगों ने नेतृत्व किया था वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब इसमें देखते हैं कि 1 महीने में कहाँ कहाँ फैली थी, कौन कौन सा स्थान था वो। तो एक जगह पर हम लिखते हैं स्थान और दूसरी साइड हम लिखते हैं नेतृत्व। ठीक है, नेतृत्व कि किसने वहां से क्रांति का नेतृत्व किया। अब सबसे पहले ये आता है बहादुरगढ़। ठीक है, बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ से किसने नेतृत्व किया था, तो बहादुर जंग खान। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बहादुर जंग खान। ठीक है, इसने बहादुरगढ़ से नेतृत्व किया था। सेकंड नंबर पर आते हैं सांपला। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सांपला से किसने नेतृत्व किया था, तो वो हो जाएंगे साबर खान। ठीक है, साबर खान ने सांपला से नेतृत्व किया। नेक्स्ट आता है खरखोदा से, खरखोदा, तो खरखोदा से किसने किया था, विसारत अली। ठीक है, इसने किया था। नेक्स्ट आता है इसमें पानीपत से, 4th नंबर पर आता है पानीपत से किसने किया था। पानीपत वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहादुरगढ़ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया। पानीपत से किया था इमाम अली कलंदर ने। ठीक है, इमाम अली कलंदर ने पानीपत से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट इसमें आते हैं कि रोहतक से किसने किया था, रोहतक से, तो रोहतक से काफी सारे थे, जैसे कि हो गए उसमें राजपूत भी शामिल थे। ठीक है, जाट भी शामिल थे और रांगड़ भी इसमें शामिल थे। ठीक है, यानी कि रांगड़ भी इसमें शामिल थे। ये सभी इसके अंदर शामिल थे, यहाँ से कोई एक व्यक्ति नहीं था, यहाँ से सभी ने किया था। ठीक है, तो यहाँ से सभी ने नेतृत्व किया था रोहतक से। ठीक है, कौन कौन इसमें शामिल थे, राजपूत, जाट, रांगड़, ये सभी इसमें शामिल थे। ठीक है, अब इसमें आता है झज्जर से, 6th नंबर पे आता है झज्जर। ठीक है, झज्जर से किसने किया था नेतृत्व, अब्दुल रहमान खान। ठीक है, अब्दुल रहमान खान ने यहाँ से नेतृत्व किया था। और कहा जाता है कि जो ये अब्दुल रहमान खान था ये दोगला आदमी से बोला जाता है। ठीक है, दो में आती है कि फरूख नगर से, फरूख नगर, फरूख नगर से किसने नेतृत्व किया था, तो अहमद अली ने। ठीक है, अहमद अली ने फरूख नगर से नेतृत्व किया था। ठीक है, अब इसमें आती है 1 नंबर पर पटौदी। पटौदी से किसने किया था नेतृत्व, अकबर अली ने, अकबर अली ने। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आती है 9th नंबर पर गुरुग्राम या फिर मेवात से कह लो। ठीक है, गुरुग्राम या मेवात से, तो किसने किया था यहाँ से, सदरुद्दीन ने किया था, जो कि एक किसान नेता था। ठीक है, जो सदरुद्दीन था ये एक किसान नेता था। नेक्स्ट आता है इसमें फरीदाबाद, फरीदाबाद, तो फरीदाबाद से किसने किया था, धानु सिंह ने। ठीक है, धानु सिंह, फरीदाबाद से धानु सिंह। नेक्स्ट आता है बल्लभगढ़ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बल्लभगढ़ वाला। ठीक है, बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ से किसने किया था, तो राजा नाहर सिंह ने किया था। ठीक है, राजा नाहर सिंह ने बल्लभगढ़ से नेतृत्व किया था। और बल्लभगढ़ को क्या कहा जाता है, आयरन गेट ऑफ दिल्ली। ठीक है, आयरन गेट ऑफ दिल्ली इसको बोला जाता है, किसे, बल्लभगढ़ को। ठीक है, आगे इसमें बात करते हैं नेक्स्ट अहिरवाल क्षेत्र, अहिरवाल क्षेत्र, यहाँ से किसने किया था, राव तुलाराम व राव गोपाल, राव कृष्ण गोपाल। ठीक है, इन्होंने यहाँ। अब इसमें आता है लोहारू। ठीक है, लोहारू से किसने किया था नेतृत्व, तो लोहारू से हो जाएगा अमीनुद्दीन। ठीक है, अमीनुद्दीन ने लोहारू से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट इसमें आता है हांसी से, हांसी से किसने किया था, तो हांसी से हो जाएगा हुकुमचंद जैन व मुनीर बेग ने। ठीक है, मुनीर बेग ने नेतृत्व किया था। अब इसमें आता है कि हिसार से किसने किया था, हिसार से नेतृत्व यहाँ किसने किया था, तो वो हो जाएगा शहजादा मोहम्मद आजम ने। ठीक है, शहजादा मोहम्मद आजम ने यहाँ से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट आता है इसमें रानिया, रानिया से किसने किया था, तो रानिया से हो जाएगा नूर मोहम्मद खान। ठीक है, नूर मोहम्मद खान रानिया से हो जाएगा। अब इसमें कहा जाता है, तो अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि रोहतांग गांव जो है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको हम बोला जाता है शहीदों का गांव। ठीक है, रोहतांग गांव को क्या बोला जाता है, शहीदों का गांव भी रोहतांग गांव को बोला जाता है। ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। अब यहाँ तक क्लियर हुई आपको बात, जितने भी स्थान थे वो सभी मैंने यहाँ पर करवा दिए, किस किस ने नेतृत्व किया था वो भी करवा दिया। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि
तो इसमें जो ये हार के कारण हुए थे, यानी कि हार किस वजह से ये क्रांति हार चुकी थी या फिर फेल हो गई थी ये क्रांति, तो वो देखते हैं कि किन किन वजह से ये क्रांति जीत नहीं पाई थी। ठीक है, इसके हार के कारण आ जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो था जींद का राजा। ठीक है, जींद का राजा जो था वो था स्वरूप सिंह। ठीक है, और इसकी वजह से माना जाता है कि ये हार का कारण बनी थी। ठीक है, ये गद्दार व्यक्ति इसको बोला जाता है। ठीक है, स्वरूप सिंह को गद्दार व्यक्ति बोला जाता है। नेक्स्ट इसमें जो आता है करनाल, जिन्होंने करनाल से नेतृत्व किया था वो कौन थे, तो उनकी वजह से भी माना जाता है कि हार का कारण बनी थी। जैसे कि करनाल से थे अहमद खां। ठीक है, इनकी वजह से भी ये हार का कारण बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं कि जो थर्ड नंबर पर इनका क्रांति का हार का कारण बना था, तो वो था सांपला से, जो कि सांपला से जो थे इलाही बख्श। ठीक है, इनकी वजह से भी माना जाता है कि क्रांति फेल हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट छछरौली से जो आते हैं, छछरौली से जो था राजा वो था शोभा सिंह। ठीक है, इसकी वजह से भी माना जाता है कि ये हार का कारण बनी थी। नेक्स्ट इसमें आता है दुजाना गांव, जो कि झज्जर में है। ठीक है, झज्जर जिला का एक गांव है दुजाना गांव, वहाँ से जो ये डूंडे खां था। ठीक है, डूंडे खां, इसकी वजह से माना जाता है कि ये हार का कारण बनी थी क्रांति। तो आपकी यहाँ तक जितने भी ये ऐतिहासिक युद्ध थे मैंने सभी कवर करवा दिए हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर आता है कि जो ये हमारी क्रांति थी 1857 की क्रांति, जो कि समाप्त कब हुई थी, तो ये हुई थी 16 नवंबर को। ठीक है, 16 नवंबर 1857 को ये क्रांति समाप्त हो गई थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपकी युद्ध थे, ऐतिहासिक युद्ध, तो मैंने सभी कवर करवा दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए।